हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। बच्चों, आज हम क्लास 9 का लेसन नंबर 4 जलवायु टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप जलवायु से पहले से ही विदित हों कि जलवायु होती क्या है, क्योंकि आप इस वातावरण के अंदर देखते हो, कभी सर्दी का मौसम आता है, कभी गर्मी का मौसम आता है, कभी आपने देखा वर्षा का मौसम आता है। तो ये अलग अलग मौसम का जब आप अनुभव करते हो तो वो अनुभव ही किसका भाग है बच्चों? जलवायु का भाग है। क्या है? जलवायु का। तो इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा जलवायु के बारे में जो परिवर्तन है वो आपको वातावरणीय प्रवृत्ति के अंदर जब आप विचरण करते हो तो उस समय आप अनुभव कर लेते हो। बच्चों, उसी जलवायु के बारे में आज हम लेसन नंबर 4 में विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि जलवायु किस तरह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं और जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक कौन हैं। उन सब के बारे में हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। लेते हैं हम इस टॉपिक को। पहले हम लेते हैं जलवायु क्या है। सवाल आ जाए बच्चों कि जलवायु क्या है। इसकी सीधी सी परिभाषा है, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक वायुमंडलीय दशाओं में होने वाला परिवर्तन जलवायु कहलाता है। बच्चों, जब किसी क्षेत्र में, मान लो हम भारतीय क्षेत्र में रहते हैं और भारत की जलवायु में जब कब वायुमंडलीय दशा में जब परिवर्तन होगा तो ही जलवायु परिवर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपने देखा होगा कि बच्चों हमारे सर्दी गर्मी वर्षा 3 ऋतुएं बनती है, सर्दी गर्मी और वर्षा। ये हमारे भारत के अंदर 3 ऋतुएं बनती हैं और इस 3 ऋतुओं के अंदर ऋतु के अनुसार वायु की दिशा में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। जैसे सर्दी में हमारे भारत के अंदर उत्तर पूर्वी क्षेत्र से पवन चलती है, उत्तर पूर्व क्षेत्र से क्या चलती है? पवनें चलती है। फिर गर्मी के अंदर देखते हैं तो उत्तर पश्चिम की तरफ से पवनें चलती है। कहां से चलती है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से। और वर्षा ऋतु में देखते हैं तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से पवनें चलती। तो देखो बच्चों, वायुमंडलीय दशा है, वायु के अंदर क्या आ रही है? दशाओं में क्या आ रहा है? परिवर्तन। और वायुमंडलीय दशा परिवर्तन के साथ साथ किसमें भी परिवर्तन आ रहा है? जलवायु के अंदर भी क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है। तो वही कहते हैं, वही बात है बच्चों, किसी क्षेत्र में जब वायुमंडलीय दशा में जब परिवर्तन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? जलवायु कहेंगे। देखो बच्चों, एक शब्द आया है वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल। अब वायुमंडल क्या है उसके बारे में हम देखते हैं कि वायुमंडल किसे कहते हैं। तो वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडलीय जो दशाएं होती हैं वो होती है वर्षा, तापमान, पवनें, तुषार, वायुदाब। ये सारी जो घटनाएं होती है वो किसमें आती है? वायुमंडलीय दशाओं में। और जब इन दशाओं में जब परिवर्तन होता है तो वही जलवायु में परिवर्तन कहलाता है। आपने बच्चों जलवायु से संबंधित एक और परिभाषा पढ़ी होगी, मौसम। देखो बच्चों, जलवायु और मौसम में थोड़ा ही अंतर है। जलवायु एक लंबी अवधि है और मौसम एक छोटी अवधि है। क्या है? छोटी अवधि। जैसे बच्चों मैं आपको बता रहा हूं कि मान लो आपने एक ही दिन के अंदर जब वायुमंडलीय दशा में परिवर्तन देख लेते हो तो वो मौसम के अंदर आ जाता है। जैसे सुबह जब उठे थे आप तो आसमान में बादल छाए हुए थे, दोपहर को आपने देखा धूप खिली हुई थी और शाम के समय आपने देखा आंधी आ गई। तो क्या हुआ? एक ही दिन में वायुमंडलीय की अलग अलग दशाओं में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। उसी को हम क्या कहते हैं? मौसम। क्या कहते हैं? मौसम। किसी क्षेत्र में छोटी अवधि
में वायुमंडलीय दशाओं में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है बच्चों? मौसम। किसी क्षेत्र में छोटी अवधि के लिए वायुमंडल में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? मौसम। क्या कहलाता है? मौसम। एक शब्द और है, उसका नाम है मानसून। क्या है? मानसून। काफी बार कहते हैं आप मानसून आ गया है, मानसून जा रहा है, तो मानसून क्या है उसके बारे में जानकारी भी होना भी जरूरी है। तो मानसून की यदि परिभाषा पूछे तो याद रखना, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसमी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मौसम होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? मौसम होता है। याद रखना बच्चों, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द कौन से हुई है? मौसमी से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? मौसम। जिसमें मानसून किसी क्षेत्र में वायु की दिशा में परिवर्तन होने से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ऋतुओं में परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मानसून। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं, किसी क्षेत्र में वायु की दिशा में परिवर्तन होने से ऋतु में परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून। तो आपने देख लिया बच्चों, जलवायु की परिभाषा क्या है, मौसम की परिभाषा क्या है और मानसून की परिभाषा क्या है। अब हम लेते हैं अगला बिंदु, जलवायु को नियंत्रण करने वाले कारक। अब जलवायु को कौन नियंत्रण करता है, वो कारक कौन से? सबसे पहले अक्षांश। क्या है? अक्षांश। यदि आपसे पूछ ले अक्षांश क्या है, तो बच्चों सीधा से याद रखना, अक्षांश एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को पूर्व से पश्चिम को जोड़ता है। ग्लोब को पूर्व से पश्चिम को आपस में रेखाओं के माध्यम से जोड़ता है, और ये जो रेखा होती है वो कोणात्मक दूरी के माध्यम से मापी या खींची जाती है। अब अक्षांश पर देखते हैं। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। देखो पृथ्वी की आकृति कैसी? एकदम गोल है। जैसे मैं अभी बना रहा हूं, ये एक्यूरेट गोल तो नहीं, थोड़ी बहुत हो सकती है चेंज, लेकिन पृथ्वी की आकृति कैसी है? गोल है। और गोल होने के कारण सूर्य तप की जो ऊर्जा है वो अक्षांश के अनुसार क्या पाई गई है? भिन्न भिन्न या अलग अलग पाई गई है। जैसे अब मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे ये हमारी पृथ्वी है और ये जो रेखा है वो कौन सी है? भूमध्य रेखा। ये जो रेखा है वो है हमारी कर्क रेखा। कौन सी है? कर्क रेखा। ये हमारी जो रेखा है वो उत्तरी उपध्रुव रेखा, और ये जो रेखा है वो है उत्तरी ध्रुव रेखा। और ये अपन को जो खींच रहे हैं वो है मकर रेखा, और ये जो रेखा है वो है अपन की दक्षिणी उपध्रुव रेखा, और ये जो रेखा है वो है दक्षिणी ध्रुव रेखा या दक्षिणी ध्रुव। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या है? पृथ्वी की एक तो गोलाकार आकृति है जो अपने अक्ष पर चारों ओर क्या करती है? चक्कर लगाती है। इस कारण से पूरी पृथ्वी के सभी हिस्सों को सूर्य का ऊर्जा की क्या हो जाती है? प्राप्ति होती है। फिर भी हम देखते हैं तो पृथ्वी अक्षांश सूर्य की जो प्राप्ति वो एक समान नहीं होती। क्यों नहीं होती? ये कारण आपको याद से मैं समझाता हूं कि जब सूर्य की जो किरणें है वो सीधी कहां पर पड़ती है? भूमध्य रेखा पर पड़ती है। क्या पड़ती है? भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। और जैसे दूर की तरफ जाएंगे
सूर्य की किरणें क्या होती जा रही हैं, तिरछी हो रही है। क्या हो रही है, तिरछी हो रही है। तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण बच्चों सूर्य का प्राप्त ताप है वो सबसे ज्यादा कहां प्राप्त होता है, भूमध्य रेखा पर। और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से हम दूर की तरफ जाएंगे तो तापमान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा बच्चों, कम होता जाएगा। और आपको एक बिंदु जरूर याद रखना है बच्चों कि प्रति अक्षांश 0.5 सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है, कम होता है। प्रति अक्षांश 0.5 सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है, कम होता है। और जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर की तरफ जाएंगे तापमान कम होगा, और यदि अपन दूर से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो तापमान बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। तो ये बात आपको याद रखनी कि अक्षांश है वो जलवायु को क्या करती है, कंट्रोल या नियंत्रित करती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विश्वभर से दूर की ओर सामान्य घटता है, और इसी के कारण जो तापमान है विश्व रेखा से दूर की तरफ जाएंगे तो कम होगा, जो अभी मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया है। और आपको बता दिया है कि एक अक्षांश में कितना डिग्री तापमान कम होता है, 0.5 सेंटीग्रेड। अब ऊर्जा क्या है, देखो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है बच्चों, कार्य करने की क्या होती है, क्षमता होती है, उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। अब अगला बिंदु है ऊंचाई, कि ऊंचाई किस तरह जलवायु को प्रभावित करती है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि ऊंचाई किस तरह होती है। देखो बच्चों, आप कहीं घूमने जाते हो, जैसे माउंट आबू है, शिमला है, नैनीताल है, पचमंडी है, वहां घूमने जाते हो पर्वतीय क्षेत्रों में, तो आप देखते हो कि पर्वतों की गिरिपथ के अंदर तापमान उच्च बना रहता है, और जैसे ही आप पर्वतों के ऊपर चढ़ते हो तापमान धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है। उसका क्या कारण है कि जैसे जैसे ऊंचाई में जाएंगे तापमान की मात्रा क्या हो जाती है, कम होती जाती है। आपने इस तरह के आप देखते हो, ये जो पर्वत चोटी है, तो पर्वत चोटी से आप शीर्ष की तरफ जाएंगे, पर्वत चोटी के शीर्ष की तरफ जाएंगे तो तापमान क्या होता जाएगा, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। क्यों होता है, उसका कारण यह है कि जो सूर्य का जो प्रकाश है वो धरातल पर आकर क्या हो जाता है, फैल जाता है। इस कारण से तापमान क्या रहता है, अधिक रहता है, और जो चोटी होती है पर्वतों की वहां पर ऐसा नहीं हुआ। और आपको मालूम होना चाहिए कि 1 सेंटीग्रेड जो तापमान है वो कितने मीटर की दूरी पर रेंज होता है, 165 मीटर की दूरी पर 1 सेंटीग्रेड तापमान में क्या आता है, परिवर्तन आता है। याद रखना, तो याद रखना क्या बिंदु याद होंगे कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है, कम होता है। याद रखना, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान कम होता है, जबकि 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। ये दो बिंदु आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं, ठीक है। एक तो 165 पर 1 सेंटीग्रेड और 1000 मीटर पर 6.5 सेंटीग्रेड, और 1000 मीटर के स्थान पर यदि 1 किलोमीटर आ जाए तो वही बात है। अब इस बिंदु को देखते हैं, जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडलीय सघनता कम हो जाती है, और वायुमंडल की जो सघनता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तथा तापमान क्या हो जाता है, घट जाता है, और वहां पर तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके बारे में अभी मैंने आपको समझाया। अब है वायुदाब। क्या है, वायुदाब। अब वायुदाब क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। वायुदाब के बारे में जब आप पढ़ते हो तो बच्चों सबसे पहले वायुदाब की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो वायुदाब की यदि परिभाषा लिखते हैं, पहले वायुदाब की परिभाषा, तो सीधी सी परिभाषा है, प्रति इकाई क्षेत्र पर वायु का लगने वाला दाब, प्रति इकाई क्षेत्र पर वायु का लगने वाला दाब क्या कहलाता है, वायुदाब है। वायुदाब को मापने वाला जो यंत्र है बच्चों वो निद्रव्य वायुदाब मापी है, याद रखना।
और दूसरा यंत्र को पूछ लेते हैं तो बैरोमीटर भी है। ठीक है, इसके माध्यम से हम वायु दाब को आसानी से माप सकते हैं। और इसकी यदि इकाई पूछते हैं उसकी मिली बार है। क्या है? मिली बार। तो याद रखना। अब आपको मालूम ही है कि जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे वायु दाब क्या होता जाता है? कम होता जाता है। क्या होता जाता है? कम। तो नोट करके याद रखना है बच्चों कि 300 मीटर की ऊंचाई पर 300 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 34 मिलीबार वायु दाब क्या होता है? कम होता है। वायु दाब कम होता है। नोट याद रखना, 300 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 34 मिलीबार वायु दाब क्या होता है? कम होता है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायु दाब की मात्रा क्या होती है? कम होती जाती। इसलिए जब पर्वतारोही अब जब भी पर्वत की चोटियों को ऊपर जाते हैं या पर्वत की चोटियों को जब फतेह करने जाते हैं उस समय अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे वायु दाब कम होने से ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसमें वापस सांस लेने में क्या आती है? प्रॉब्लम या समस्या उत्पन्न होने लगती है। और आपने देखा होगा वायु दाब सौरमंडल के अंदर जाते हैं और सौरमंडल जैसे ही ऊपर जाएंगे तो वायु दाब लगभग बहुत ही कम हो जाता है। किसी भी क्षेत्र का वायु दाब एवं पवन दर उस स्थान के अक्षांश एवं ऊंचाई पर निर्भर करता है। और किसी भी क्षेत्र का जो वायु दाब है वो किस पर निर्भर करता है? अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा ऊंचाई के बारे में मैंने अभी बता दिया। अब है आपके अक्षांश। आपने देखा होगा भूमध्य रेखा पर वायु दाब कम होता है, जबकि दूरों के ऊपर वायु दाब क्या होता है? अधिक होता है। नोट करके दिमाग में रखना बच्चों, भूमध्य रेखा के ऊपर वायु दाब कम होता है, जबकि दूरों के ऊपर वायु दाब सबसे अधिक होता है। ठीक है बच्चों। और जो पवन तंत्र है वो भी आपने देखा होगा, जहां तापमान और वायु दाब अधिक होता है वहां पवन तंत्र स्लो होता है। ठीक है बच्चों। इस प्रकार ये तापमान एवं वर्षा के वितरण को भी प्रभावित करता है। और इस प्रकार ये जो वायु दाब है एक तो तापमान को प्रभावित करता है और वर्षा के वितरण को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। अब आपको इसको समझाता हूं किस तरह ये वायु दाब वर्षा की मात्रा और वितरण दोनों को क्या करता है? प्रभावित करता है। आपने देखा होगा जब तापमान उच्च होता है, तापमान क्या होता है? उच्च होता है, तो वायु दाब क्या बनता है? निम्न बनता है। निम्न दाब बनता है। क्या बनता है? निम्न वायु दाब। पॉइंट दिमाग में रखना बच्चों, जब तापमान उच्च होता है तो वायु दाब कैसा होता है? निम्न वायु दाब होता है। जब तापमान निम्न होता है तो वायु दाब क्या होता है? उच्च वायु दाब होता है। याद रखना, उल्टा रहता है हमेशा, तापमान के विपरीत वायु दाब बनता है। तापमान के विपरीत। और अब देखिए जब निम्न वायु दाब होता है वह वर्षा अधिक होती है। क्या होती है? वर्षा अधिक होती है। जब उच्च वायु दाब होता है वह वर्षा क्या होती है? कम होती है। तो वायु दाब होता है वो तापमान की मात्रा और वर्षा के जो वितरण है दोनों को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। तो आपको समझ आ गया होगा बच्चों कि वायु दाब किस तरह तापमान और वर्षा को प्रभावित करता है। अब अगला बिंदु है महासागरीय धाराएं। महासागर में उठने वाली जो गर्म और ठंडी जो धाराएं हैं वो भी उस क्षेत्र के जलवायु को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। क्या करती हैं? प्रभावित। महासागरीय धाराएं जो समुद्र के तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्र की जलवायु को क्या कर देती है? प्रभावित करती है। आपने देखा होगा कि बच्चों उत्तरी भारत के अंदर तापमान में ज्यादा परिवर्तन आता है। एक दिन के तापमान में क्या होता है? ज्यादा परिवर्तन आता है। जब दिन का जो तापमान मान लो 30 सेंटीग्रेड होता है तो शाम के समय वो तापमान यदि 15 सेंटीग्रेड के करीबन चला जाता है। जबकि दक्षिणी भारत के यदि देखते हैं बच्चों जो तटीय क्षेत्र हैं वहां का यदि दिन का तापमान 25 सेंटीग्रेड है तो रात का तापमान सिर्फ 22 या 21 सेंटीग्रेड होगा, ज्यादा परिवर्तन
देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो क्षेत्र कैसा है, तटीय क्षेत्र है और वहां पर जो पानी का जो प्रभाव है उस कारण से वहां ज्यादा तापमान में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। क्यों कि जल का एक रासायनिक गुण है, तो जल एक क्या है, रासायनिक गुण के अनुसार देखा जाए तो जल धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है। इस कारण से जब दिन को समुद्री तटीय जल गर्म हो जाता है तो शाम तक धीरे धीरे क्या होता है, वापस ठंडा होता है। इस कारण से जल्दी तापमान में परिवर्तन नहीं आता है। जबकि उत्तरी भारत में ज्यादा तापमान में परिवर्तन होने का कारण है वहां की स्थलीय दशाएं, और स्थलीय दशा की जो गुण होता है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी क्या होता है, ठंडा होता है। इस कारण से दिन को तो जल्दी गर्म होने से तापमान बढ़ जाता है और रात को वापस जल्दी ठंडा होने से तापमान जल्दी नीचे गिर जाता है। इस कारण उत्तरी भारत में तापमान में परिवर्तन ज्यादा देखने को मिलता है और तटीय क्षेत्रों में तापमान में परिवर्तन कम देखने को मिलता है बच्चों। अब हम अगला बिंदु लेते हैं उच्चावच। उच्चावच भी किसी भी क्षेत्र की जलवायु को क्या करता है, प्रभावित करता है। क्या करता है, प्रभावित। अब कैसा करता है वो भी आपको मैं अभी समझूंगा। एक शब्द आया पहले, ये उच्चावच। उच्चावच का अर्थ होता है बच्चों ऐसी स्थिति या ऐसा क्षेत्र जो उबड़ खाबड़ हो, उसको हम उच्चावच के अंतर्गत लेते हैं। ऐसी स्थिति जो उबड़ खाबड़ हो उसे हम किस में लेते हैं, उच्चावच के अधीन। अब हम लेते हैं परिभाषा, इसके संबंधित बिंदु। किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और किसी भी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने में उच्चावच की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उच्चावच भी उस क्षेत्र की जलवायु को क्या करता है, प्रभावित करता है। ऊंचे पर्वत ठंडी और गर्म हवा को अवरोधित करते हैं। जो ऊंचे पर्वत होते हैं वो ठंडी और गर्म हवा को क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको मैं समझाता हूं कैसे ठंडी और गर्म हवा को रोकते हैं। बच्चों आपने छोटी क्लासों के अंदर हिमालय की परिभाषा और हिमालय के बारे में पढ़ा है कि हिमालय हमारे एक रक्षा कवच की भांति हमारी रक्षा करता है। पढ़ा है आपने किताबों में। वो कैसे करता है तो देखना, साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं, सर्दियों के मौसम में साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनको हिमालय क्या कर लेता है, रोक लेता है, जिसके कारण भारत के अंदर ज्यादा ठंड नहीं पड़ती। भारत के अंदर ज्यादा ठंड नहीं पड़ती। यदि भारत के बीच में यदि हिमालय नहीं आता तो भारत के अंदर साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं आती तो सीधे ही हमारा जो भारत है वो बर्फ की चादर में लपेटा हुआ होता। कैसा होता, बर्फ की चादर में लपेटा हुआ होता। यदि इनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु को रास्तों को रोकने के कारण सक्षम हो। दूसरी बात, जो पर्वत होते हैं वो वर्षा को रोकते हैं या वर्षा वाले बादल को रोकते हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र में क्या होती है, वर्षा अधिक। इसका उदाहरण बताता हूं, हिमालय का ही है कि बच्चों भारत के उत्तरी भाग में हिमालय होने के कारण तो भारत के उत्तरी राज्यों के अंदर बारिश क्या होती है, अधिक होती है। और राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा अरावली पर्वतमाला है। कैसी पर्वतमाला है, अरावली। लेकिन ये वर्षा वाली जो पवने हैं या दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने हैं उनके ये क्या है, समांतर है। ये अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के क्या है, समांतर है। इस कारण से अरावली पर्वतमाला उसके प्रति अवरोध पैदा नहीं कर पाती है, जिसके कारण राजस्थान में ज्यादा वर्षा नहीं होती है। हिमालय जो पर्वतमाला है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की पवनों के लिए अवरोध पैदा करती हैं। इस कारण उत्तरी भाग में वर्षा ज्यादा होती है और अरावली में वर्षा क्या होती है, कम होती है। तो वो क्षेत्र तो ये उस क्षेत्र में लाने वाली वायु के रास्ते को रोकने में सक्षम होते हैं, और वो वर्षा वाले जो बादल होते हैं वायु उनको रोकने में क्या होता है, सक्षम होते हैं। तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण बन जाता है। और फिर उस क्षेत्र में क्या हो जाती है, जब उन पवनों को रोक लेते हैं वर्षा वाले पवनों को, किस कारण से वर्षा हो जाती है। और पर्वतों के पवना विमुखी अपेक्षा सूखे रह जाते हैं, और पवना के विमुखीकरण जो क्षेत्र होता है वो क्या हो जाता है, सूखा रह जाता है। अब देखो बच्चों, ये पवना विमुखीकरण क्या होता है उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा समझा, क्योंकि पवना विमुखीकरण और एक पवना विमुखीकरण होता है। एक पवना विमुखी एक पॉइंट होता है। अब पवना विमुखी का मतलब ये मैं डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। ये आ रही है हमारी वर्षा वाली पवने। कौन सी पवने, वर्षा वाली पवने। और वर्षा वाली जो पवने होती हैं
जो पर्वत का एक हिस्सा उसको क्या कर लेता है, रोक लेता है। और जिस हिस्से को वर्षा की पवनें रोकता है, जो हिस्सा पर्वत का जो वर्षा वाली पवनों को रोकता है, उस हिस्सा को हम पवनाभिमुखीकरण कहते हैं। तो ये हिस्सा कौन सा है, पवनाभिमुखीकरण, जहां पर वर्षा क्या होती है, अधिक होती है। वर्षा क्या होती है बच्चों, अधिक होती है। तो वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, पर्वत का वह हिस्सा जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें हो या कोई भी वर्षा वाली पवनें हो, उनको जो रोक लेती हैं और वह वर्षा क्या करती हैं, अधिक करती हैं, उस क्षेत्र को हम पवनाभिमुखीकरण या पवनाभिमुखी कहा जाता है। और दूसरा है पवनाभिमुखी। पवनाभिमुखी ये जो ढाल होता है, जहां पर विपरीत ढाल होता है, उसको हम पवनाभिमुखीकरण कहते हैं। तो पर्वत का वह ढाल या वह हिस्सा जहां पर वर्षा वाली पवनों को रोकता नहीं बल्कि उसके वृष्टि छाया क्षेत्र में रहता है, उसी को हम पवनाभिमुखी कहते हैं। ये कौन से क्षेत्र में रहता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में, इसलिए इसे पवनाभिमुखीकरण कहते हैं। और पवनाभिमुखीकरण में वर्षा क्या होती है, कम होती है, इस कारण से वो क्या रह जाता है, सूखे रह जाता है। क्या रह जाता है, तो सूखे रह। तो इस तरह बच्चों आपने देखा कि पर्वतों की दो ढाल बनती है, एक पवनाभिमुखी और एक पवनाभिमुखी के रूप में बनती है। अब हम बच्चों अगले वीडियो के अंदर महत्वपूर्ण बिंदु जैसे कोरियालिस बल, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक और विभिन्न प्रकार के और महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, उसके बारे में जो अध्ययन है विश्लेषण के साथ अगले वीडियो में करेंगे। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि विश्व जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक कौन से हैं और किस तरह विश्व जलवायु को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और इसके अलावा आपने जो हमारा टॉपिक है जलवायु और जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, और इसके अलावा जलवायु के अलावा हमने मौसम है, मानसून है, इन सब की परिभाषाओं के बारे में भी हमने विश्लेषण के साथ अध्ययन किया है। थैंक यू।